अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद साजिद ज़हूर। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक मेथड पढ़ा था, जर्नल मेथड हमने डिस्कस किया था, जिसकी मदद से हम इंटेग्रल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट लेक्चर में हमने उस मेथड को काफ़ी डिटेल के साथ उसको स्टडी किया था। तो आज के लेक्चर में हम उसी मेथड को यूज़ करके इंटेग्रल इक्वेशंस जो हैं उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आज ये बिल्कुल सेम स्टेप्स जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में जो जर्नल मेथड पढ़ा था, जिसमें इंटेग्रल इक्वेशन का कर्नल जो है वो सेपरेबल और डिजनरेट हो, तो उस टाइप की इंटेग्रल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमने एक मेथड डिस्कस किया था। तो आज हम उस मेथड को यूज़ करके कुछ प्रॉब्लम्स हैं इंटेग्रल इक्वेशन की, इनका हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है, जैसा कि ये एक प्रॉब्लम आपके सामने लिखा हुआ है कि ये हमारे पास एक फेडरॉम इंटेग्रल इक्वेशन है, सेकंड काइंड है इसकी। तो हमने इस इंटेग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों ने इसमें नोट करनी है वो है इसका कर्नल। ठीक है, हमने सबसे पहला काम यही देखना है कि इसका कर्नल क्या है, सेपरेबल और डिजनरेट है या नहीं है, क्योंकि अगर कर्नल सेपरेबल और डिजनरेट होगा फिर ही हम ये वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले तो हम इसका कर्नल लिख लेते हैं। हेयर इधर हमारे पास इसका कर्नल क्या आ जाएगा, के ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू एक्स वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर वाई। ये हमने देखा था कि ये जो आपके पास अननोन फंक्शन है इंटेग्रल साइन के अंदर, इसके साथ वाली जो भी वैल्यू होगी वो हमारा कर्नल होता है। ठीक है, तो इधर एक्स वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर वाई, ये इधर हमारे पास बेसिकली इसका कर्नल है। और इस कर्नल को आप अब अगर सेपरेबल कर्नल की डेफिनेशन इस पे अप्लाई करें तो हम इजीली कह सकते हैं कि ये वाला कर्नल जो है हमारा ये सेपरेबल है, क्योंकि सेपरेबल कर्नल में एक्स और वाई के ये टू वेरिएबल्स हैं, तो इन टू वेरिएबल्स की प्रोडक्ट की टर्म्स होनी चाहिए, और इसकी जो एक्स और वाई में जो प्रोडक्ट होनी चाहिए वो इस तरह से होनी चाहिए कि उसको हम सेपरेट या सेपरेबल उसको कर सकें। ठीक है, तो मींस के इसकी प्रोडक्ट सो मिक्सड अप ना हो कि आप इसमें टर्म्स को सेपरेट ना कर सकें। तो इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये एक्स और वाई की वैल्यूज़ की प्रोडक्ट जो सेपरेटली हमें नज़र आ रही है, इधर भी एक्स और वाई में वैल्यूज़ की प्रोडक्ट हमें नज़र आ रही है। ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये कर्नल हमारा क्या है, सेपरेबल कर्नल है। ठीक है, सो the kernel is separable। ठीक है, तो ये हमारा कर्नल अब सेपरेबल है, तो इसका मतलब है कि हमने जो प्रीवियस मेथड पढ़ा था उसको हम इधर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सेपरेबल कर्नल में हमने क्या करना होता है, अब आपने इस इंटेग्रल को सेपरेट करना है दोनों पे। ठीक है, चलिए ये मैं प्रोसेस सारा आपको करके दिखाता हूँ। अब हमने ये करना कि ये जो हमारे पास इंटेग्रल है, इस इंटेग्रल को आपने सेपरेट कर देना है। ठीक है, ये आ जाएगा एक्स प्लस लेमडा इंटू 0 to 1 एक्स वाई स्केयर यू ऑफ वाई एंड प्लस लेमडा एंड 0 to 1 एक्स स्केयर वाई इंटू यू ऑफ वाई एंड डी वाई। ठीक है, इसमें भी डी वाई आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने जस्ट ये किया कि ये वाला जो इंटेग्रल है ना, इसको मैंने दोनों टर्म्स पे सेपरेट अप्लाई कर दिया। ठीक है, इसको जब आप सेपरेट अप्लाई करेंगे तो वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। अब इसके बाद हमने जो मेथड डिस्कस किया था उसमें, तो क्योंकि ये वो जर्नल एक इंटेग्रल बन गया था, उसको हमने सी आई के साथ डिनोट कर लिया था। तो अब इन क्वेश्चंस में ये जितने भी इंटेग्रल्स आपके पास होंगे, आपने इन सब इंटेग्रल्स को किसी कॉन्स्टेंट्स के इक्वल इनको आपने सपोज कर लेना। ठीक है, अब इधर से जितने भी इंटेग्रल, अब इसमें तो हमारा टू इंटेग्रल्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला। अब अगर कुछ क्वेश्चन में से ज़्यादा जितने भी इंटेग्रल्स इन्वॉल्व होंगे, आपने सब इंटेग्रल्स को कांस्टेंट के इक्वल टेक कर लेना है। ठीक है, तो इधर मैंने सपोज कर लिया C1 इज़ इक्वल टू 0 to 1 एक्स वाई स्केयर यू ऑफ वाई डी वाई। ठीक है, ये हमारे पास C1 आ गया, और जो सेकंड इंटेग्रल है उसको मैंने C2 का नाम दे दिया, और वो आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो C2 है ये हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वेयर वाई इंटू यू ऑफ वाई एंड डी वाई। ठीक है, तो इस तरह से ये जितने भी इंटेग्रल्स आपके पास होंगे, उन सब इंटेग्रल्स को हमने C1 और C2 का नेम दे देना। ठीक है,
इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 कह दिया, C1 को मैंने इक्वेशन नंबर 3 कह दिया, इसको इक्वेशन नंबर 4 कह दिया। ठीक है, अब आपने C1 और C2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करनी है, तो u ऑफ x हमारे पास आ जाएगा ये x प्लस लैम्डा। अब इस इंटीग्रल को हमने C1 कह दिया है, तो C1 प्लस लैम्डा C2। ठीक है, इस इंटीग्रल को क्योंकि C2 से डिनोट किया है तो ये C2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें स्टूडेंट्स एक चीज़ आप लोगों ने और भी इसमें नोट करनी है कि ये इंटीग्रल हमारा विद रिस्पेक्ट टू y वेरिएबल है, तो इसका मतलब ये वाला जो x है हमारा, ये इस x को हम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसमें जो कांस्टेंट टर्म है उसको हमने इंटीग्रल साइन से पहले ही बाहर ले आना। ठीक है, तो x क्योंकि इधर कांस्टेंट टर्म है तो इस x को मैं इधर लैम्डा के साथ ले आता हूँ। ठीक है, ये इसको इंटीग्रल साइन के अंदर हम नहीं रखेंगे क्योंकि ये इंटीग्रल आपका विद रिस्पेक्ट टू y है। इसी तरह से इसमें भी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर ये हमारी कांस्टेंट टर्म कंसीडर होगी, इसको आप इंटीग्रल साइन से बाहर ले आएंगे। सही है, तो ये लैम्डा एक्स वाई स्क्वायर यू वाई एन लैम्डा एक्स स्क्वायर वाई इंटू यू वाई। इसी तरह से अब इन इंटीग्रल्स को हमने C1 और C2 का है, तो इसमें ये वाला x जो है इसको आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, इंटीग्रल हमने जस्ट वो उस इंटीग्रल को टेक करना है जो उसके अकॉर्डिंग वेरिएबल इन्वॉल्व होगा, बाकी जो अदर वेरिएबल होंगे उसको हमने इस इंटीग्रल या इस सब्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं लेके आना। सही है, तो इसी तरह से जब आप अब ये C1 और C2 की वैल्यूज इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस लैम्डा, चलें x प्लस x लैम्डा C1 एक्स स्क्वायर लैम्डा C2। ठीक है, ये कुछ इस टाइप की हमारी इक्वेशन जो है वो बन जाएगी। सही है, तो अब हम इसमें देखते हैं कि अब हमने क्या करना है, C1 और C2 की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। जस्ट यही हमारा टारगेट है, हमने अब C1 और C2 की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। इन दोनों की वैल्यूज़ फाइंड करके आपने इसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है। इस इक्वेशन को मैं नेम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 5 का। ठीक है, हमने हमारा मेन जो टारगेट है वो C1 और C2 की वैल्यूज़ फाइंड करना है और इसी इक्वेशन में हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर देना, तो वो हमारा इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इन इंटीग्रल्स को सॉल्व हमने करना है। अब इन इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए हमें इधर यू वाई, दोनों में यू वाई की वैल्यूज चाहिए, तो यू एक्स हमारे पास मौजूद है, तो अगर यू एक्स मौजूद है तो हम इधर से ही यू वाई ईज़िली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसी में यू एक्स की जगह पे रिप्लेस कर देंगे y, मींस कि आप जस्ट इधर रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस x बाय y वी गेट। आपने इसी इक्वेशन में x की जगह पे y को सब्स्टिट्यूट कर देना है और वो हमारे पास यू वाई आ जाएगा और उस यू वाई की वैल्यूज़ आप इन दोनों इंटीग्रल्स में पुट करके इधर से हम C1 और C2 फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास यू वाई क्या आ जाएगा, इसमें आपने जस्ट x की जगह पे जिस जगह पे भी x है आपने उस जगह पे y रिप्लेस कर देना है, तो y प्लस लैम्डा वाई C1 प्लस लैम्डा वाई स्क्वायर C2। ठीक है, ये हमारे पास u ऑफ y की वैल्यू आ गई। अब इस u ऑफ y की वैल्यू हम पहले इक्वेशन नंबर 3 में पुट करके इसको सॉल्व करते हैं, फिर इक्वेशन नंबर 4 में पुट करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं इधर यूज़ कर लेता हूँ, यूज़ इक्वेशन नंबर 6 इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने इक्वेशन नंबर 6 जो थी उसको इक्वेशन नंबर मींस के यू ऑफ वाई की वैल्यू जो थी इक्वेशन नंबर 3 वाले इंटीग्रल में यू ऑफ वाई की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दी, तो वो हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब सिंपली आपने वाई स्क्वायर को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसको इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 0 to 1 वाई क्यूब प्लस लैम्डा C1 वाई क्यूब प्लस लैम्डा C2 y4 एंड dy। ठीक है, अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद इसकी जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट अप्लाई करने के बाद इसका जो फाइनल आंसर आएगा मैं जस्ट वो लिख रहा हूँ, 1/4 प्लस लैम्डा C1/4 प्लस लैम्डा C2/5। ठीक है, होपफुली स्टूडेंट्स ये सिंपल सी इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन करने के बाद आप जब इसके ऊपर और लोअर लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो हमारी ज़्यादा लेंथी हो रही है तो इस वजह से मैं जो बेसिक स्टेप्स हैं वो मैं स्किप कर रहा हूँ इधर। तो ये इंटीग्रेशन करने के बाद ये चीज़ हमारे पास बन गई। अब सिमिलरली हमने अगेन
जो इक्वेशन नंबर 6 थी, ये C1 का आपके पास वैल्यू आ गई, ठीक है। अब अगेन हम यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 6 इन इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास C2 की वैल्यू थी, ठीक है। तो आपने अब इक्वेशन नंबर 6 को इक्वेशन नंबर 4 में सब्स्टिट्यूट करना है, तो उधर से आपके पास C2 की वैल्यू आ जाएगी 0 to 1, मीन्स कि उसमें भी आपने पहले अब u ऑफ y की जगह पे, चलिए मैं ये दिखा देता हूँ। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 है, ठीक है, इसमें u ऑफ y की वैल्यू मौजूद है। ये इक्वेशन नंबर 4 है, आपने इक्वेशन नंबर 6 से u ऑफ y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में पुट करनी है, ठीक है। तो ये C2 हमारे पास आ जाएगा 0 to 1 y इंटू फिर आगे ये वाली सारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो जस्ट मैं ये कर रहा हूँ, इधर मैं इसकी जो वैल्यू है वो जस्ट सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। तो ये आपके पास फाइनल आ जाएगा C2 इज़ इक्वल टू 0 to 1 y इंटू ये वैल्यू आप इधर सब्स्टिट्यूट कर दें, ये आ जाएगा y प्लस लैम्डा C1 y प्लस लैम्डा C2 वाई स्केयर इंटू डी वाई। अब अगेन आप इधर इस y को सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसको इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करने के बाद अपर और लोअर लिमिट्स अप्लाई करेंगे, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो मैं लिख रहा हूँ इधर, ये आ जाएगा 1/3 प्लस 1/3 लैम्डा C1 प्लस 1/4 लैम्डा C2, ठीक है स्टूडेंट्स। ये y को मल्टीप्लाई करेंगे और सिंपली आप इसको इंटीग्रेट करके लिमिट्स अप्लाई करने के बाद जब इसको सिंप्लीफिकेशन जो भी है, ये जस्ट एक दो स्टेप्स हैं जो मैं स्किप कर रहा हूँ, सिंपल सी इंटीग्रेशन वाले, वो आप लोग इनको खुद देख लीजिएगा। तो ये C1 की वैल्यू हमारे पास भी आ गई और C2 की वैल्यूज़ भी आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि हमें देखें C1 दोनों साइड पे मिल रहा है, इधर भी C2 की वैल्यू हमें इधर दोनों साइड्स पे मिल रही है, C2 इधर भी है इधर भी है। तो मैं C वाली वैल्यूज़ जो हैं उसको एक साइड पे करने लगा हूँ, जो कांस्टेंट वैल्यू जैसे 1/4 है इसको मैं एक साइड पे करूँगा, ठीक है। C1 और C2 की वैल्यू को एक साइड पे करूँगा और जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको राइट साइड पे करूँगा। अब आपके पास ये C1 है, ये लैम्डा C1/4 है, तो जब हम इसको इन दोनों टर्म्स को लेफ़्ट साइड पे लेके आएंगे तो C1 दोनों में से कॉमन आके ये 1 माइनस लैम्डा/4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप इधर जो इस टर्म को भी इधर लेके आएंगे, तो या आप इसमें जो कांस्टेंट वाली टर्म है जस्ट इसको राइट साइड पे ले जाएं, C1 वाली टर्म जो है ना उसको इधर आप ले आएँ, तो इस तरह से आप दोनों ने इसको कर सकते हैं। तो अब मैं ये C1 और C2 वाली जो है इन दोनों इक्वेशंस को मैं इधर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। चलिए मैं इसको इक्वेशन का नाम दे देता हूँ इधर, ये हमारे पास C1 वाली जो इक्वेशन नंबर 7 है और ये वाली इक्वेशन नंबर 8 है, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशंस को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है। फ्रॉम 7 and 8 वी गेट, ठीक है। इक्वेशन नंबर 7 और 8 को आपने जस्ट थोड़ा सा रीअरेंज करना है C1 C2 वाली वैल्यूज़ को। तो रीअरेंज करने के बाद ये आपके पास कुछ इस तरह से वैल्यूज़ आ जाएंगे, ठीक है। ये वाली इक्वेशन नंबर 7 बन गई आपकी और ये वाली इक्वेशन नंबर 8 बन जाएगी। इसको मैंने जस्ट थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया। C1 वाली वैल्यूज़ जिन टर्म्स से कॉमन आ रही थी मैंने C1 को कॉमन ले लिया, जिन टर्म्स में से C2 कॉमन आ रहा था उनमें से मैंने C2 को कॉमन ले लिया, ठीक है। तो आफ्टर सम सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपके पास ये वैल्यूज़ जो हैं कुछ इस फॉर्म में आ जाएंगी, ठीक है। अब फर्दर आप इसको थोड़ा सा मज़ीद इसको कर सकते हैं कि आप इनका एलसीएम ले लें। 5 और 4 का एलसीएम 20 आ जाएगा, इसको 20 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 लैम्डा माइनस 20 इंटू C1 प्लस 4 लैम्डा C2 इज़ इक्वल टू -5, ठीक है। इसका एलसीएम 20 के साथ आप ये कह लें कि मैंने 20 के साथ इधर सबको मल्टीप्लाई कर दिया। इन 5 और 4 का पहले एलसीएम लिया, इसका जो भी एलसीएम आएगा उसको मैंने ईच साइड के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये टर्म आपके पास बन जाएगी। इसी तरह से इधर आप इसको 4 और 3 का एलसीएम ले लें। 4 और 3 का एलसीएम 12 आ जाएगा। जब आप इसको 12 को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जस्ट मैंने इन टर्म्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लिया है। 4 लैम्डा C1 प्लस 3 लैम्डा माइनस 12 इंटू C2 इज़ इक्वल टू -4, ठीक है। ये हमारे पास इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 9 का नाम दे दिया दोनों इक्वेशंस को,
ठीक है। अब स्टूडेंट्स इधर जब हमने जनरल मेथड पढ़ा था तो उसमें भी हमारे पास ये इस तरह का सिस्टम ऑफ इक्वेशन बना था। अब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन हमने कहा था कब होगा, जब C1 C2 के कोएफिशिएंट्स का जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर नॉन सिंगुलर होगा। ठीक है, अगर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा तो फिर इसका यूनिक सोल्यूशन आएगा। तो वही मैं इधर लिख देता हूँ, द सिस्टम the system have unique solution only if, इसका यूनिक सोल्यूशन हमारे पास कब आएगा, जब इसका जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, ठीक है, इसके कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर आपके पास ये नॉन ज़ीरो होगा तो फिर इसका जो सोल्यूशन है वो यूनिक आएगा। तो अब इधर से आप कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बना लें। ठीक है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इधर से क्या बन जाएगा, ये आपके पास टर्म्स है दोनों, इधर से कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हम बनाते हैं, मीन्स कि इनका कोएफिशिएंट जस्ट ले लें, ये आ जाएगा 5 लैम्डा माइनस 20 और सेकंड टर्म इसकी आ जाएगी 4 लैम्डा एंड फिर आ जाएगी ये टर्म आपके पास 4 लैम्डा एंड 3 लैम्डा माइनस 12। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट अगर आपके पास नॉन ज़ीरो होगा तो फिर हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है उसका सोल्यूशन यूनिक होगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें अब देखें यूनिक सोल्यूशन हमने कहा था कि उस वक्त होगा जब मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट हमारा नॉन ज़ीरो होगा। तो ये मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट में डिटर्मिनेंट हमने इसका एक्सपेंड किया तो सिंपलीफाई फॉर्म में ये आ गया, मीन्स कि जब लैम्डा स्क्वायर प्लस 120 लैम्डा माइनस 240 ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा तो तब हमारा सोल्यूशन यूनिक आएगा। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है, अगर आपका ये डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा तो फिर हमारे पास आइगन वैल्यूज़ एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, तब आपके पास हाँ आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शंस हम फाइंड करेंगे, सही है। तो तब आपके पास वो आइगन वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट आएगा अगर आपका ये डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल आ जाता है, क्योंकि अब इधर हमारा डिटर्मिनेंट ये नॉन ज़ीरो है, हमने इसको एक्सपेंड भी करके देख लिया कि ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो ही आता है, तो इसीलिए हमारा जो सोल्यूशन है वो यूनिक एग्जिस्ट करेगा और आइगन वैल्यू वाला उस फॉर्म में उस साइड पर हम नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर ये ज़ीरो आ जाता है तो फिर आपके पास आइगन वैल्यूज़ एग्जिस्ट करेंगी, तो वो उससे रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम्स हम वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो ठीक है, इसके बाद हमने जस्ट ये चेक कर लिया कि ये डिटर्मिनेंट हमारा नॉन ज़ीरो आता है या नहीं आता, तो उसको मैंने एक्सपेंड करके देख लिया कि ये डिटर्मिनेंट हमारा नॉन ज़ीरो नहीं आ रहा। तो अब हमने इसका सोल्यूशन फाइंड करना था C1 और C2 का। ये हमारे पास दोनों इक्वेशंस हैं, इक्वेशन नंबर 9 है, इसमें हमने अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के डिफरेंट वेज़ हैं, या तो आप इनके C1 का कोएफिशिएंट सेम बना लें दोनों में और इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके C1 और C2 फाइंड कर लें, या आप C2 के कोएफिशिएंट को सेम बना के इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके इसमें C1 की वैल्यू फाइंड कर लें। ठीक है, ये है, या इसके अलावा आप इसको एचुअल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या ये वाला एक मैंने जो मेथड आपके सामने लिखा हुआ ये भी उम्मीद है कि सब लोग इसको जानते होंगे। तो ये आपके पास मेथड है, ये इक्वेशन है ना हमारे पास इक्वेशन नंबर 9, इसमें मैंने क्या किया, मैंने पहले ऊपर C1 लिखा, जब C1 लिखते हैं तो आपने C2 के और कांस्टेंट वाली टर्म्स का डिटर्मिनेंट डिनोमिनेटर में लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 लैम्डा माइनस 5 फिर 3 लैम्डा माइनस 12 और माइनस 4। इसी तरह जब आप C2 लेंगे तो C1 के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का डिटर्मिनेंट बना लेंगे और वो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। इसी तरह से जब आप इसमें वो कांस्टेंट लेंगे 1 तो इसमें फिर आप C1 और C2 के जो कांस्टेंट्स हैं उनका डिटर्मिनेंट बना लेंगे, सही है। अब हमने क्या करना है, इन सारे डिटर्मिनेंट्स को एक्सपेंड करना है और इधर से हमारे पास ये इजीली C1 और C2 की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, तो अब ये क्योंकि 2/2 के डिटर्मिनेंट्स हैं तो आप इनको ईजीली एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इनको एक्सपेंड करने के बाद जो C1 के डिनोमिनेटर में जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 16 लैम्डा माइनस 15 लैम्डा प्लस 60 इज इक्वल टू C2 ओवर 20 लैम्डा माइनस 20 लैम्डा एंड प्लस 80, और जो कांस्टेंट वाली टर्म है उसका डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 120 लैम्डा माइनस 240। ठीक है, तो अब हमें इसमें पता है कि इनमें आप इक्वेशंस को आपस में C1 को भी इक्वेट कर दें कांस्टेंट के इक्वल और C2 वाली टर्म को भी कांस्टेंट के इक्वल इक्वेट कर दें।
तो इन दोनों टर्म्स को इक्वेट करके आप लोग इधर से इजीली C1 और C2 की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो C1 की वैल्यू हमारे पास इधर आ जाएगी। ये C1 को जब आप इस कांस्टेंट टर्म के इक्वेट करेंगे तो इसका डिनोमिनेटर इसके ऊपर चला जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 16 लैम्डा, अच्छा चलिए 16 माइनस 15 ये लैम्डा रह जाएगा, जस्ट लैम्डा प्लस 60 ओवर इधर से आ जाएगा ये लैम्डा स्क्वायर प्लस 120 लैम्डा माइनस 240, ठीक है। इसी तरह से C2 की वैल्यू आ जाएगी, इसमें भी ये इसका डिनोमिनेटर को उधर ले जाएं, इधर तो ये लैम्डा से कैंसिल आउट हुआ और ये आ जाएगा 80 ओवर लैम्डा स्क्वायर प्लस 120 लैम्डा माइनस 240, ठीक है। तो ये इसका C1 और C2 की वैल्यूज़ आ गई। अब आप C1 और C2 की वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 5 में सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है। पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ C1 and C2 in 5 we get, ठीक है। जब आप C1 और C2 की वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 5 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 में आपको दिखा देता हूँ, अभी हमने ये लिखी थी इधर, ये इक्वेशन नंबर 5 है हमारे पास, ठीक है। इसमें आप ये C1 और C2 की जगह पे जो वैल्यूज़ हमने फाइंड की हैं वो जस्ट आप इधर इसकी जगह पे पुट कर दें तो ये हमारा इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए मैं इसको इधर सब्स्टिट्यूट करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। इसका जो फाइनल हमारा आंसर है वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। आफ्टर सब्स्टिट्यूशन द वैल्यूज़ ऑफ C1 एंड C2 वी गेट u ऑफ x इज़ इक्वल टू x प्लस लैम्डा प्लस 60 ओवर लैम्डा स्क्वायर प्लस 120 लैम्डा माइनस 240 इंटू लैम्डा एक्स प्लस ये आ जाएगा 80 लैम्डा एक्स स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर प्लस 120 लैम्डा माइनस 240, ठीक है। तो ये इसमें हमने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये फाइनल हमारा यूनिक सोल्यूशन आ गया, ठीक है। इज़ द रिक्वायर्ड यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। ये हमारे पास रिक्वायर्ड यूनिक सोल्यूशन आ गया। और एक चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि विच आर नॉट आइगन वैल्यू, ठीक है। ये आइगन वैल्यू हमारे पास नहीं है, ठीक है, विच आर नॉट आइगन वैल्यू। तो आइगन वैल्यू का मैंने आपको अभी बताया था कि आइगन वैल्यूज़ हमारे पास उस वक्त एग्जिस्ट करेंगी जब आपका जो डिटर्मिनेंट का जो डिटर्मिनेंट आपका नॉन सिंगुलर होगा, ठीक है। अगर सिंगुलर होगा तो वो आइगन वैल्यूज़ होंगी, अगर नॉन सिंगुलर होगा तो वो आपके पास ये नॉन सिंगुलर आएंगे, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा इसका सॉल्यूशन आ गया। तो इंशाल्लाह मैं इससे रिलेटेड एक दो एग्जांपल्स और भी सॉल्व करके आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो तब तक आप लोग इस एग्जांपल को वॉच करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।